वेलकम टू आर एस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के संबंध में। इंडियन पिनल कोड 1860 जब भारत में ब्रिटिश राज था तब एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में। उस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, प्रथम विधि आयोग बनाया गया। उस विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस मैकाले। लॉर्ड थॉमस मैकाले ने इस भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया, जो हमारे भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता उपलब्ध कराता है। इस दंड संहिता को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, इसका मोटा मोटा खाका क्या कहता है। सबसे पहले इसका नाम भारतीय दंड संहिता है। इसका ईयर 1860 है। इसका एक्ट नंबर है 1860 का अधिनियम संख्या 45। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक्ट 1862 में लागू किया गया था, इसलिए यहाँ लागू होने की डेट नहीं है, जबकि यहाँ पे 1860 बताया गया है। 1860 का अधिनियम संख्या 45। ये अधिनियम अधिनियमित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। इस अधिनियम का उद्देश्य है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। भारत के लिए एक दंड संहिता का निर्माण करना आवश्यक हो गया, इसीलिए इस विधि आयोग ने, प्रथम विधि आयोग ने, लॉर्ड मैकाले ने इस दंड संहिता का निर्माण किया। इसका शॉर्ट नेम है द इंडियन पिनल कोड 1860। इसका ईयर है 1860, एक्ट नंबर 45, इनेक्टमेंट की डेट है 6 अक्टूबर 1860। इसके लागू होने की तारीख, एनफोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862। सीपीसी और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम भी 1 जनवरी को लागू हुए थे। इसमें कुल चैप्टर्स है 23, कुल सेक्शंस है 511। इसमें कोई भी शेड्यूल नहीं है। इसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं। जो करंटली अमेंडमेंट हुआ है 2019 का है, जो जम्मू कश्मीर के संबंध में है। और इसमें ये एक मौलिक विधि है। मौलिक विधि व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख करती है, जबकि प्रक्रिया विधि इन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को बताती है। सीआरपीसी और सीपीसी प्रक्रिया विधि है, जबकि आईपीसी मौलिक विधि है। अब हम देखेंगे इसका प्रारंभिक पार्ट फर्स्ट। इसमें कुल 5 धाराएं। हम 511 धाराओं को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी एक साथ में याद करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ पर हम छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड करते हुए इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो 1 to 5 तक है। इसमें आईपीसी की अधिकारिता के बारे में बताया गया है। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताती है। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में दंड का प्रावधान करती है। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड बताती है। जबकि धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। और धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 1 नाम और विस्तार। धारा 2 भारत के भीतर अपराध के संबंध में है। धारा 3 और 4 भारत से बाहर के अपराध के संबंध में है। और धारा 5 है किन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। इन धाराओं को अब विस्तृत रूप से हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि ये भारतीय दंड संहिता पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थी। जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग दंड संहिता थी, जिसे रणबीर दंड संहिता के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनने के बाद में अब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। धारा 1 कहती है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।
जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है। इसका एक्ट नंबर 34 है। इस पर साइन किए गए 9 अगस्त 2019 को और ये इफेक्टिव हुआ 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो जम्मू कश्मीर में रणबीर दंड संहिता चल रही थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर पर भी भारतीय दंड संहिता लागू हो गई। इसकी जो सीरीज नंबर 48 हम देखते हैं जिसपे आईपीसी के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें जो शब्द था जम्मू कश्मीर के सिवाय, उस शब्द को अब हटा दिया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता लागू हो गई, अर्थात संपूर्ण भारत पर लागू होती है। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो जो कोई व्यक्ति भारत के भीतर कोई कार्य या लोभ करता है जो आईपीसी में अपराध बता दिया गया है, तो वो इस संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस संहिता में उस अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति शब्द दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के भीतर चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, कोई भी अपराध करता है तो उस पर भी ये आईपीसी लागू होगी। इसके संबंध में देखा जाए तो भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हमें याद रखने हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और विधि सभी को समान संरक्षण प्रदान करती है। इसी तरह जो भारतीय दंड संहिता है वो सभी पर समान रूप से लागू होती है और उनका संरक्षण भी समान रूप से प्रदान किया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है जो आर्टिकल 361 में दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस आर्टिकल 14 के जो अपवाद है जिसमें विदेशी शासक, राजदूत, विदेशी प्रतिनिधि, विदेशी शत्रु, विदेशी सेना और युद्ध के जलयान आते हैं। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। तो जो कोई व्यक्ति जिस पर आईपीसी के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और वो भारत से परे जाकर कोई अपराध करता है, तो जब भी वो भारत में मिले तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे वो कार्य उसने भारत के भीतर किया गया है और धारा 2 के अनुसार उस पर आईपीसी लागू होगी। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के संबंध में बात करती है जिसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट नागरिक की बात करता है। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत का नागरिक चाहे भारत के भीतर हो चाहे भारत के बाहर हो, कहीं पर भी जाकर कोई कार्य या लोभ करता है जो आईपीसी में अपराध बताया गया है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो जो कोई रजिस्ट्रीकृत पोत है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है उस पर अपराध किया जाता है, जो चाहे भारत के नागरिक द्वारा किया जाए चाहे किसी विदेशी द्वारा किया जाए, उस पर भी आईपीसी लागू होगी। तीसरा पॉइंट कहता है भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में
अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। तो जो भारत में कंप्यूटर स्थित है उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, भारत से बाहर जाकर भी कोई अपराध कारित करता है, कोई हैकिंग करता है, कोई वायरस अपलोड करता है, उसके संबंध में भी आईपीसी लागू होगी। वैसे आईटी एक्ट 2000 आने के बाद में इसके संबंध में अलग से प्रावधान हो गए हैं, लेकिन जो भारत से बाहर अपराध करता है उन पर आईपीसी लागू होती है, ये धारा 4 बताती है। इसके संबंध में स्पष्टीकरण में दो परिभाषाएं बताई गई है। पहली परिभाषा है अपराध की। अपराध की परिभाषा हम इसके धारा 40 में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। भारत से बाहर जाकर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य या लोप करता है जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है धारा 4 के अकॉर्डिंग। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो कंप्यूटर साधन के संबंध में है। कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो 2 है उसके खंड उपधारा ए के खंड के में जो बताया गया है वो ही माना जाएगा। कंप्यूटर साधन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आ गया, उसमें सारा कुछ कंप्यूटर से संबंधित मामले उसमें आ जाते हैं। इसका एक दृष्टांत है, क जो भारत का एक नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो बाहर जाकर कोई ऐसा अपराध करता है जो आईपीसी में दंडनीय है, तो इसमें हत्या करता है, तो वो भारत में जहां कहीं भी वो मिलेगा उस पर इसका विचारण किया जाएगा और उसे दोषित भी किया जा सकता है। तो धारा 2 भारत के भीतर अपराधों के संबंध में आती है और धारा 3 और धारा 4 भारत से परे यानी क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में प्रावधान करती है। हमने अभी तक धारा 4 तक में देखा कि किन किन पर आईपीसी लागू होती है। धारा 5 कहती है कि आईपीसी किस पर लागू नहीं होती है। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभितेजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सैनिक कोई भी हो सकते हैं, चाहे नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो या थल सेना के सैनिक हो। तो इनके कोई भी ऑफिसर्स हो, इनके संबंध में विद्रोह का या अभितेजन का दंड का प्रावधान है तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ये सजा मिलेगी। तो उन पर आईपीसी लागू नहीं होती है क्योंकि उनके लिए अलग एक्ट बने हुए, अलग लॉ बना हुआ है। इसी प्रकार विशेष विधि और स्थानीय विधि आती है। तो विशेष विधि विशेष मामलों में लागू होती है और स्थानीय विधि स्थानीय पर्टिकुलर स्थान के संबंध में लागू होती है। विशेष विधि के संबंध में एक सूत्र आता है, साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते। तो जब साधारण विधि और विशेष विधि में टकराव की स्थिति हो तो विशेष विधि प्राथमिकता रखती है। तो यहाँ पर साधारण कथन कभी भी विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते। विशेष विधि की परिभाषा हम सेक्शन 41 में देखते हैं और स्थानीय विधि की परिभाषा सेक्शन 42 में है। विशेष विधि विशेष मामलों में लागू होती है जबकि स्थानीय विधि पर्टिकुलर स्थान के लिए बनाई जाती है। अभी तक में हमने जो 1 से 5 तक में पढ़ा, सबसे पहले हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा जिसमें इसका शॉर्ट नेम है द इंडियन पिनल कोड 1860
इसका ईयर 1860, एक्ट नंबर 45। इसका ऑब्जेक्ट है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता उपलब्ध कराना। इसके इनेक्टमेंट की डेट है 6 अक्टूबर 1860। एनफोर्समेंट की डेट है 1 जनवरी 1862। इसमें कुल चैप्टर्स है 23, सेक्शंस 511। इसमें कोई भी शेड्यूल नहीं है। इसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे जैसे हम आईपीसी पढ़ते जाएंगे और हर अमेंडमेंट को दोहराते जाएंगे। फिलहाल जो अमेंडमेंट आया है 2019 का है, जो जम्मू कश्मीर के संबंध में है। तो अब ये आईपीसी जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है और ये एक मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। इस प्रकार हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा और हमने शुरुआत की 5 धाराओं को पढ़ा। धारा 1, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4, राज्य क्षेत्राधीन अप्रदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस प्रकार हमने धारा 2 में भारत के भीतर अपराध और धारा 3 और 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराध। इसके संबंध में सीआरपीसी की जो सेक्शंस है 188 और 189, उनमें प्रावधान दिए गए हैं कि भारत से परे किए गए अपराधों के संबंध में साक्ष्य किस प्रकार लिए जाएंगे, अन्वेषण किस प्रकार किया जाएगा, उसकी सारी जो प्रोसेस है सीआरपीसी में दे दी गई है। इस प्रकार हमने 1 से 5 तक धाराओं को पूरा किया। धन्यवाद।